जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी लोग? बहुत खुशी का विषय है आज, ठीक है, क्योंकि आप सभी के बीच आप सभी का जो सीनियर हैं, मेरे ख्याल 2019 बैच था ना बेटा, 18-19 बैच था, ठीक है, 18-19 बैच आदित्य शुक्ला, और फाइनली ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ बैठा है आपके सामने, और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए बेटा। हम चाहते ये हैं कि आदित्य यहाँ पर आए और अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आपसे चीज़ों को शेयर करें, और हम ये ज़रूर चाहेंगे बेटा कि आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है ना, आपके कंपटीशन से लेकर के एसएसबी को लेकर के जितने डाउट्स हैं वो अभी अपने डाउट्स जो है आप दूर करें बच्चे से पूछ करके, ठीक है, क्योंकि एक रियल लाइफ जो जर्नी है उसकी वो आपसे शेयर कर सकता है बेटा, ठीक है। आइए बेटा आदित्य। First of all, good morning to all of you. And as you know, my name is Aditya Shukla, and I got recommended for FCAT 2 2022 course commencing from July 2023 in the Air Force Academy. It was my 8th attempt. Before that, I have appeared in the SSB 7 times, and more than 20 written exams I have qualified related to defense. So when you see that he has qualified his FCAT and is joining the AFA with All India rank 22, you should also know that he has been failed for 20 times or more than 20 times, and that matters because that makes you, तुम्हारी फेलियर तुम्हें बनाती है। सक्सेस जर्नी इज इम्पॉर्टेंट, डेस्टिनेशन इज नॉट। द जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लर्न थिंग्स, यू गेट इम्प्रूव। द पर्सन हु अपीयर्ड इन द फर्स्ट एसएसबी एंड द पर्सन हु गॉट रिकमेंडेड इन हिज 8th attempt और 8th एसएसबी, बहुत डिफरेंस था। When I appeared for the first time, I got screened out and I was not able to narrate my story. My OIR was very bad. But then I got recommended as well. That means that no matter from where you start, but what hard work you put in, that will come out as the success one day. And the crux of my journey is that I always have the never give up attitude. जो भी चीज़ मैंने शुरू करी है हमेशा ख़त्म करी है, कुछ भी रहा हो। और ये इकलौती चीज़ थी रिकमेंडेशन जिसने 3-4 साल ले लिए। 2018-2019 का बैच आप खुद सोच सकते हो, 3 साल हो रहा है, सब ने छोड़ दिया। मेरे साथ का कोई भी नहीं है जो अभी भी तैयारी कर रहा हो, तो मैं कर रहा था और आज वो मिला जो चाहिए था। सो द क्रक्स इज ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव बीन टू एसएसबीज गॉट स्क्रीन्ड आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम्स, रिसेंटली द रिजल्ट्स वर आउट, सम ऑफ you must have qualified, some of you must have not, but that does not matter. If you have the attempt, go for it with full efforts. कोई second thought नहीं लानी है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 6 बार नहीं हुआ तो शायद अब नहीं ही होगा। This is something which you should avoid. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा होगा, because inner soul always says कि होगा कि नहीं होगा। मैं 3-4 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, उसके बाद भी इनर सोल ने हमेशा यही कहा कि भाई होगा। ये ट्रस्ट मेरे पे था, भले ही और किसी का नहीं था। बाकी सब ने यही कहा, लीव इट, गो फॉर यूपीएससी, पीसीएस, यू हैव बीन क्वालिफाइंग द रिटन अगेन एंड अगेन। तो कुछ भी हो जाएगा तुमसे, बट कुछ भी नहीं करना था। अफसर बनना था, फौज में बनना था, तो वही करना है। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज दैट डोंट गिव अप अंटिल योर लास्ट अटेम्प्ट। जो भी करना है, जो भी टीचर्स कह रहे हैं फॉलो करो। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर डिसिप्लिन, देन फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सब लोग बता देंगे ये पढ़ लो, ये कर लो, तुम करोगे ही नहीं, तो कोई मतलब रहा नहीं उस चीज़ का। सो द थिंग इज़ मेक टाइम टेबल ऑफ एवरी डे। छोटे छोटे गोल बनाओ, उन्हें एकम्प्लिश करो, खुद ही सेलिब्रेट करो कि मुझसे ये हुआ, उस टाइम में हुआ जब सोचा था। जब ये छोटे छोटे गोल मिल जाएंगे ना, तो बड़ा वाला आराम से अचीव हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द एसएसबी प्रिपरेशन, जो मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपको हमेशा करनी पड़ेगी, भले रिटन की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएसबी की, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, रिटन में भी एसएसबी में भी। इन द जीडी, जो मेरी एसएसबी लास्ट थी जिसमें जीडी एंड लेक्चरेट वगैरह था, इतना अच्छा हुआ था मेरा कि मेरा पूरा बैच हैरान था कि ये बंदा आया कहाँ से। दिस वॉज द थिंग। कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैंने दिया हो किसी ने काटा हो, सिर्फ एक पॉइंट था, एक बंदे ने कोशिश किया कि उसको इंटरप्ट करें, फिर मैंने ऐसा फैक्ट दिया कि उसने पूरी जीडी फिर दोबारा बोला ही नहीं। सो इफ़ यू आर करेक्ट एंड योर फैक्ट्स आर राइट, बिलीव मी, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर तुम्हें रिकमेंडेशन की चिंता नहीं रहेगी, परफॉर्मेंस की रहेगी। तुम बोलोगे तुम्हें आता है, गलत कोई कर नहीं पाएगा।
तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ होगा तुम सोच भी नहीं सकते. माई GTO was completed and after that my interview was there. In my interview, my interviewer asked me many things related to geopolitics. एंड मैं प्राउड से कहता हूँ एक भी चीज़ मैंने गलत नहीं बताई और किसी पे सॉरी सर नहीं बोला. वो जितना सोच रहा होगा ना कि बोलेगा उससे ज़्यादा बोल के आया. एंड दैट इज़ वाई आई गॉट रिकमेंडेड. और बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन था. दैट इज़ वाई आई एम ऑल इंडिया रैंक 22. इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग. So the first habit you should inculcate is read newspaper. It won't take more than 3 hours, but it will give you confidence जो और कहीं से आएगा ही नहीं. ये एक महीने में करंट अफेयर कर लेने वाले और जिसने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस रिटर्न में नहीं आएगा. हो सकता है उसका भी क्वालिफाई हो जाए जिसने एक महीने में क्रैश कोर्स किया होगा. बट जिसने 3-4 महीने पढ़ा है जब वो SSB में बैठेगा ना तो वो एक महीने वाला मुंह खोल ही नहीं पाएगा. Because SSB asks everything from you. What you think, what you have done in your past, everything matters there. वो 5 दिन का इंटरव्यू है, पूरा जीवन तुम्हारा जान लेता है ऐसे सर. और वो इसमें एक्सपर्ट है, झूठ नहीं बोल पाओगे. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है वो जान जाएगा. मैं पढ़ता था, उसने बहुत डीप में चीज़ें पूछी. एडिटर पूछा, नेम पूछा, उसका लोगो पूछा, हिस्ट्री पूछी, सब बताया, सब पता था. 3 महीने से पढ़ रहे हो तुम्हें ये भी नहीं पता है तो बेकार हो तुम. सेकेंड चीज़, फर्स्ट ये होगी. सेकेंड, यू शुड बी फिजिकली फिट. कोई एक्सक्यूज़ नहीं है डिफेंस में फिजिकली फिट नहीं होने का कि मेरा वेट ज़्यादा है मैं कर लूँगा. कब कर लोगे? सपना देखा था 1 साल पहले, बाद में करोगे. ये कोई एक्सक्यूज़ है? नहीं है. यू शुड बी फिजिकली फिट. जब तुम इंटरव्यूअर के सामने एंट्री करोगे पहली चीज़ वो तुम में क्या देखेगा? तो ये फिजिक ही देखेगा ना. उसे वहीं लग जाएगा कितने सीरियस होके आए हो. और जब वो तुम्हें फिट देखेगा ना तो उसको भी लग जाएगा कि हाँ कुछ नहीं भी करता होगा तो भी ये कम से कम एक्सरसाइज तो करता है. कम से कम उस पैटर्न पे तो चल रहा है जो फौज को चाहिए. फौज को और क्या चाहिए तुमसे? यही तो चाहिए. उसके बाद फिर वो तुमसे पूछना शुरू करेगा, नॉलेज चेक करेगा. वो तुमने न्यूज़पेपर से तैयार करके रखी है तो वहाँ पे तुम फिर नहीं हारोगे. द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड बी सेल्फ अवेयर. अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. एंड व्हेन आई से अपने बारे में, दैट मीन्स योर फैमिली, what are the things you have done, what are the things you are doing, और what are the things you will do. सब कुछ प्लान होना चाहिए. जो कभी किया है वो क्यों किया है, जो अभी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. तुम्हारे पिताजी ने तुमसे बोला तुमने इसलिए फौज चुनी है या तुमको चुनना था. दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो. वो पूछेगा व्हाट आर द वीकनेस ऑफ योर फादर. तुम मुंह बनाओगे कि नहीं पता. कैसे नहीं पता? सब में वीकनेस होती है, पता होनी चाहिए. इतनी तो पता होगी भाई. फिर घुमा के पूछेगा, कम से कम 15 मिनट तो तुमको इधर उधर फिर घुमाएगा. फिर आके पूछेगा व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फादर. अब क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे तो तुमने वीकनेस कुछ और बोली होगी, अब इम्प्रूव तुम कुछ और कर रहे होगे. पर इम्प्रूव क्या किया जाता है? वीकनेस इम्प्रूव करी जाती है ना. पकड़ जाओगे झूठ बोल रहे थे. तुम्हारे लिए भी पूछेगा व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, बताओगे. फिर 20 मिनट इधर उधर घुमाएगा, रुला देगा तुम्हें. फिर पूछेगा व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव. फिर तुम कुछ और बताने लगोगे. क्या पता चला? झूठ बोल रहा है, बना रहा है चीज़ों को. पहले पूछेगा दौड़ते हो? हाँ सर 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ते हैं. फिर वो 30 मिनट कम से कम तुम्हें इधर उधर घुमाएगा, रुला देगा. फिर पूछेगा अच्छा डेली रूटीन बताओ. रनिंग नहीं आएगी, दिमाग ज़्यादा चलता है नहीं, सच निकलता है उसके सामने. जादू है उसकी आंखों में, लिटरली बता रहा हूँ, झूठ नहीं निकलता. और इसीलिए वो 30 मिनट तुम्हें घुमाता है, प्रेशर डालता है कि तुम सब भूल जाओ जब तैयार करके आए हो. झूठ छोड़ दो अपना बाहर, सच बोलो मुझसे. तो सच बोलने के लिए सबसे अच्छा यही है कि सच ही बोलो. जो कर रहे हो बताओ. तो मैं जो बता रहा हूँ वो करो. इसके अलावा जो साइक टेस्ट होते हैं, साइक टेस्ट प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होते हैं. प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, नहीं तो फिर रिस्पॉन्सेज नेचुरल नहीं रह जाते हैं. बट स्टिल इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड वो करने पड़ते हैं उसके प्रैक्टिस. टैट, वैट, SRTs और SD पहले से प्रिपेयर कर सकते हो तो करो. वहाँ जाके जो भी लिखोगे फिर वो उतना परफेक्ट नहीं होगा. पहले से प्रिपेयर करो, सर से चेक करवाओ, कोई गलती होगी चेंज कराया जाएगा. एंड देन सेम चीज़ वहाँ लिखो. टैट, वैट, SRT सब अपनी लाइफ से रिलेटेड रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. टैट में जो स्टोरीज होती हैं अगर लाइफ से रिलेटेड है तो बहुत ही अच्छा होता है. और उसमें 2-3 स्टोरी तुम्हारे स्कूल बैकग्राउंड से रिलेटेड आएगी, 2-3 कम से कम फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड आएगी. तो वहाँ पे वो काम करो जो कभी किया है. और छोटी मोटी चीज़ें सबने की हैं.
मैं 3 बार स्क्रीन आउट हुआ था, फिर मैं सर से पूछा कि सर टैट में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सर ने ये बोला कि घर पे जाओ और एक जगह लिखो क्या अपने स्कूल में तुमने किया क्या क्या है, घर में किया क्या क्या है इन द सेंस पॉजिटिवली किन फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया। फिर जब लिखने बैठे तो 20-30 स्कूल के आ गए, 20-30 घर के आ गए अच्छे। फॉर एग्जांपल फादर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, मदर फादर की 25th एनिवर्सरी थी, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करवाया। ये सब चीज़ें। अब कोई फ़ोटो आती है जिसमें एक बच्चा है, माता पिता है, बैठे हैं, तो यही बना दो ना, किया है तो तुम्हें एक्शन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मिल जाएंगे। स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जीडी होती है, पार्टिसिपेट किया, लेक्चरेट होता है, एक्सटेम्पोर होती है, स्लोगन मेकिंग वगैरह होता है, इन सब में पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। जो एनडीए के लिए हैं, जो अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सजेशन यही है कि ग्रेजुएशन को एकदम हल्के में मत लो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, पेपर दे देंगे, पास हो जाएंगे, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कॉलेज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स यू मैच्योर। 10+2 वाले लड़के में और ग्रेजुएशन वाले लड़के में बहुत डिफरेंस होता है। रीज़न इज़ वो 3 साल जो उसने कॉलेज में बिताए हैं, द थिंग्स विच ही हैज़ डन इन द कॉलेज। और अगर तुमने कॉलेज छोड़ दिया प्रिपरेशन के चक्कर में कि 3 साल नहीं गए, सिर्फ पेपर दे के चले आए, तो बिलीव मानो पर्सनैलिटी के नाम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। क्या बताओगे 3 साल क्या किया? प्रिपरेशन वो तो 6 महीने में करके आदमी रिटर्न निकाल रहा है भाई, तो तुमने क्या किया 3 साल? और रिटर्न की प्रिपरेशन एक ही बार करो, ऐसी करो कि बस एक बार हो जाए, दोबारा सिर्फ रिवाइज मारना। मैंने एसएसबी दी, रिटर्न निकला, एसएसबी दी, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, स्क्रीन आउट हुआ, वापस लौट के आया, 14 दिन में दोबारा पेपर था, उस 14 दिन में पढ़ा है, 14 दिन में फिर पेपर निकाल दिया। एक बार निकला है पेपर, उसके बाद फिर कभी कोई पेपर मेरा नहीं रुका। लगातार 3 बार सीडीएस निकाला है, लगातार 4 बार एफकेट निकाला है। तो रिटर्न के लिए एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर दोबारा नहीं ही पढ़ना पड़े। अगर वो 14 दिन रिवाइज करने के मुझे नहीं भी मिलते तो भी मैं फेल नहीं होता, ये श्योर है। क्वालिफाई तब भी कर लेता। हाँ ये है 1-2 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाते तो वो मेरिट में इशू हो जाता, पर नहीं। एफकेट में इन द रिटर्न आई गॉट 203 मार्क्स एंड 200+ इज़ अ वेरी गुड स्कोर। जो भी एफकेट अटैम्प्ट कर रहा होगा उसे पता होगा। द कट ऑफ वॉज 157, सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर रिटर्न। और फिर उसके बाद एसएसबी भी अच्छी। एफकेट एंट्री में मेरिट आउट होने के चांस बहुत होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉर एफकेट एंट्री? ओके, स्कोर 200+ रखने की ही कोशिश करना। 200 के नीचे रहोगे तो फिर घूमते रहोगे। बीटेक किया है, नॉन टेक्निकल हो बहुत भीड़ जाती है, टेक्निकल होते तो शायद बच जाते। सीडीएस के लिए दोज हु आर अपेयरिंग फॉर ओटीए, उनका फोकस इंग्लिश पे होना चाहिए। इंग्लिश में 70 नंबर नहीं है, सीडीएस कभी नहीं निकलेगा। जीएस में 50 नहीं आएंगे, मतलब जिसके आएंगे फिर वो उतनी मेहनत करके आएगा। जो तुम ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें एसएसबी देनी है, कोई मतलब नहीं। तो इंग्लिश में 70 मार्क्स इज मिनिमम एंड देन 40 मार्क्स इन द रिटन इन द जीएस पोर्शन। और 110 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लोग कितना भी चिल्ला लें, 115 100 कभी नहीं जाएगी। यूपीएससी है वो, 104 जाएगी ना, वो उस दिन पेपर ऐसा बनाएगा अगली बार 80 नहीं जाएगी। तो 110 इज़ मोर देन इनफ। और सीडीएस रिटन में मेन में तो ज़्यादा मेरिट आउट ही नहीं होते हैं, वुमेन में होते हैं, तो भी अगर 3-4 नंबर भी रिटन से ज़्यादा है तो मेरिट आउट नहीं होंगे। तो सीडीएस के लिए इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जीएस में अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पिकअप कर लो। मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है, ना तब पढ़ी ना आगे पढ़ूंगा, पर बात इतनी थी रिटर्न निकल रहा है कि नहीं, तो निकल रहा है। पॉलिटी सबसे आसान है, जिसने उसको छोड़ा उसका भी नहीं निकलेगा। पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी हटा दो। मैंने तो हिस्ट्री में एमए कर रखा है, एमए परस्यू कर रहा हूँ, बीए कर रखा है, तो फिर उसके लिए तो अलग ही प्रिपरेशन थी, कोई मतलब नहीं था। बट पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ये मिला के 50-60 क्वेश्चन बना देंगे। और जो ये छोड़ के गया वो सीडीएस कभी नहीं निकाल पाया। और पॉलिटी बहुत आसान है, ज्योग्राफी के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं। कोचिंग के नोट्स अगर सही से पढ़ लिए तो फिर किताब भागने मत जाना कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ये बहुत है। करंट अफेयर के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट, वैसे तो हैं, पर अगर लग रहा है कि दे आर नॉट सफिशिएंट तो फिर आगे क्या कर सकते हो, एक पीडीएफ आती है हिंदू रिव्यू करके मंथली बेसिस पे, उसे डाउनलोड करो, हर दिन 2 पेज पढ़ो। 40 पेज की होती है 1 मंथ की। अगर एक दिन में 2 पन्ने पढ़ लिए तो वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ का कर लो, वो कर लिया तो सीडीएस तो सीडीएस, पीसीएस भी नहीं रुकेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 45 मिनट्स अ डे का काम है, पर तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन आराम से श्योर शॉट आएंगे। सीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। एनडीए वाले वो बिना मैथ के उनकी नैया पार नहीं लगेगी।
उन्हें मैथ करना पड़ेगा। मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, एनडीए नहीं निकाल पाए। 2 अटेम्प्ट आखिरी में जाके निकले, 6 के 6 अटेम्प्ट दिए हैं एनडीए के। तो ये था मेरी तरफ से। बाकी आप कुछ पूछना चाहो रिटेन से रिलेटेड या एसएसबी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। Any doubt? Simple question. What were you doing apart from giving exercises? नथिंग। So, did the interview officer ask about that? प्लान बी, आई वॉज डूइंग MA फ्रॉम MIH। तो प्लान बी ये था कि जब MA हो जाएगा और ज़रूरत पड़ी, जब अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, तब PGT दे। हिस्ट्री हमेशा से बहुत अच्छी थी मेरी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो उससे मैं नेट JRF दे के कभी भी PhD के लिए अप्लाई कर सकता था, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था। पर दैट वाज समथिंग जो बहुत दूर थी। लोग सेकंड सेमेस्टर से ही अपना नेट JRF देने लगते, मैंने नहीं दिया, नहीं देना था। जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते तो दे लेता। तो प्लान बी ये था। प्लान बी रखना है, प्लान बी रखो, लेकिन प्लान बी तब शुरू हो ना जब ये ख़त्म हो जाए। A भी चल रहा है, B भी चल रहा है, तो दोनों ही नहीं होगा, तो इसलिए ये कर सकते। एनीथिंग एल्स? How many of you are going for SSB in the next 3 to 4 months? Entries? NDA वाले कितने? रिपीटर कितने? कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं देखी है? स्क्रीन आउट है कोई? ठीक है। अगर 3 to 4 मंथ्स हैं तुम्हारे पास, तो ये मोर देन इनफ टाइम है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। 3-4 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो GD लेक्चर तुम्हारे बाहर नहीं जाएगा, इंटरव्यू तुम्हारे बाहर नहीं जाएगा। सेल्फ प्रिपेयरनेस करनी है, उसके लिए सर क्वेश्चन बताएंगे, उनको एकदम प्रिपेयर कर लो। अपने से रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए, जो कर रहे हो, जो किया था, जो करोगे, हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न रखना, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। हर चीज़ का रीज़न होगा तभी तो कुछ करोगे, बिना रीज़न के जो चीज़ें करते हो उसे कुछ नहीं मिलता। और कुछ NDA में कोचिंग के नोट्स मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा भी कुछ करना है वैसे तो लग नहीं रहा है कि उससे ज़्यादा भी करना चाहिए, पर अगर करना है तो फिर सब्जेक्ट वाइज पूछ सकते हो। जैसे पॉलिटी है, अच्छा कितनों को लगता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए? CDS वालों को लगता है? नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़े तो ख़त्म हो जाओगे, पॉलिटी आ जाएगी, पेपर नहीं निकलेगा, फिर बाद में पॉलिटी पढ़ाओगे, कोई मतलब नहीं है। और बहुत मिथ है, जैसे ही तैयारी शुरू करो लोग तुम्हें किताबें पकड़ाने लगते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग पढ़ लो। इन तीनों में से जो किताब तुमने पढ़ी बस उसके टीचर बनोगे, रिटर्न नहीं निकालोगे, क्योंकि एक ही से थोड़े ना 100 क्वेश्चन आने हैं, और जो आने हैं वो उस किताब में भी हैं, बाहर भी हैं, नोट से ही काम चल जा रहा है, तो क्यों करोगे? तो पॉलिटी के लिए भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो शायद लक्ष्मीकांत से पढ़े जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें 1 से लेके 52 तक के आर्टिकल रटे होने चाहिए, और ऐसे रटे हों कि 24 बोला तो आर्टिकल एकदम सामने डिट्टो बता दो जो उसमें लिखा है, क्योंकि वो पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, UPSC की आदत है। उसके बाद फिर सेलेक्टेड है, जैसे फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, UPSC ये सब पूछेगा तो वो सेलेक्टेड है। पर UPSC पेपर जब सेट करता है ना, तो वो ये सोच के करता है कि डिफरेंस है, ये सिविल वाले बंदे नहीं हैं, ये फौज वाले हैं, तो वो लक्ष्मीकांत से नहीं बनता। ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th की NCERT और क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली NCERT, ये 2 कर लोगे काम चल जाएगा, बाकी कोचिंग के नोट्स तुम्हारा काम चला देंगे। इकोनॉमिक्स मैंने खुद ने नहीं पढ़ी तो पता नहीं। हिस्ट्री के लिए सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, हिस्ट्री कितनी भी पढ़ लो यार, PhD वाले को भी कभी कभी UPSC के क्वेश्चन नहीं हिलते, मेरे साथ भी होता है, तो उसके लिए बहुत भागने की जरूरत नहीं। सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर INC का एस्पेक्ट, गांधीयन एरा, इन सब से पूछता है, ये सब पढ़ लो। सब कुछ पढ़ने गए हिस्ट्री में तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है हिस्ट्री, तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, कोई मतलब नहीं है उसको इतना पढ़ने में। साउथ में वो सिर्फ 2 जगह से पूछेगा, या तो विजयनगर या बहमनी सुल्तान, उसमें भी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछे, आर्किटेक्चर पूछेगा, तो वो उतना पढ़ लो। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं ये सब पढ़ लो, सेलेक्टेड टॉपिक्स रहते हैं वो पढ़ने हैं हिस्ट्री में। और अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 सेलेक्टेड टॉपिक्स में से होंगे, तो 7 करो, 3 छोड़ दो, उन 3 के पीछे भागे तो फिर हिस्ट्री के टीचर तो बन जाओगे, रिटर्न नहीं निकाल पाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं। बाकी GAT में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 50 क्वेश्चन है, 40 तो सही करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही है कि कोई ऐसा है जो लड़की और NDA रिटर्न की तैयारी कर रही है,
एनी गर्ल हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए रिटन। स्कोर बहुत ही अच्छा रखना, क्योंकि रिकमेंड होकर मेरिट आउट होना कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ की 2 लड़कियां हैं, वो दोनों बार रिकमेंड हुई, दोनों बार मेरिट आउट हो गए, बीटेक कर रही है। तो रिटन में भैया स्कोर बहुत अच्छा कर लेना अपना, 450 प्लस। लड़की हो तो 450 प्लस। मेरी दोस्त थी, उसका ऑल इंडिया रैंक 32 था ओवरऑल जो होती है मैन और वुमेन के मिला के, और मेरा दोस्त था उसका 302 था। तो दोस्त एनडीए में है और वो मेरिट आउट है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। सीडीएस में एक दोस्त थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 8 थी, वैकेंसी 5 थी, मेरिट आउट है, उसके बाद अटेम्प्ट खत्म हो गया। तो गर्ल्स को थोड़ा रिटन में अच्छे से स्कोर करना पड़ता है। मैन को थोड़ा फ़ायदा है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो मेरिट इन हो जाते हो। तो गर्ल्स रिकमेंड जल्दी हो जाती हैं, बिकॉज दे ऑलवेज हैव वेरी गुड पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल। मैन का तो क्या ही होता है, सबको पता है। और कुछ बिल्कुल करती है, क्योंकि फोर्सेस की लैंग्वेज इंग्लिश है। पर सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी ये ज़रूरी नहीं है। वो इंग्लिश बोल रहा है, तुम इंग्लिश बोलो। कहीं फंस गए तो हिंदी बोल दो, बुरा नहीं मानेगा। पर फंसे रह गए तो मान जाएगा। तो थोड़ी देर बोल लो, बाकी नहीं बोलनी। मेरी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो दिख रहा होगा, पर इतनी है कि रिकमेंड हो जाओगे, वही इंपॉर्टेंट है। अकेडमी जाके फिर इंग्लिश का कोई काम नहीं है, फिर तो गाली हिंदी में खाओगे, हिंदी में दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। हिंदी में डंडा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा पड़ता है, वो तो डंडा होता है। फिर अकेडमी में कोई मतलब नहीं, जो पढ़ाएगा उतना समझ में आना चाहिए इंग्लिश में, तो उतना तो आएगा ही, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। इंग्लिश में जब फ्लुएंसी होती है ना, तो जीडी नरेशन में इफेक्ट पड़ता है बस। लेकिन फिर अगर तुम्हारे पास पॉइंट है और वो फैक्ट से रिलेटेड है, तो फिर कौन काटेगा? काटेगा तो पॉइंट दे दो, फिर नहीं काटेगा, फिर बोले वो अपना पॉइंट नहीं देगा, उसके बाद तुम्हारा क्या काटेगा? तो इंग्लिश का ये इफेक्ट पड़ता है। और Did you wait for CABT test? CABT 5 days वाले जो होते हैं। वो रिप्लेस हो गया, अब CPSS टेस्ट होता है। आई अपीयर्ड फॉर इट, आई क्वालिफाइड इट, बट आई एम मेडिकली अनफिट टू ज्वाइन द फ्लाइंग ब्रांच। मेरी स्टैंडिंग हाइट 1.5 सेंटीमीटर कम है। Is there maximum height? मैक्सिमम होती है, और सिर्फ ऐसा नहीं, स्टैंडिंग हाइट उसमें वो मेजरमेंट होता है ना, 60 मेजरमेंट होते हैं। लेग लेंथ, थाई लेंथ, हैंड लेंथ, सब कुछ बराबर होना चाहिए। हाथ ऐसे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है कि मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी। तुम बैठे हो तो ये हाइट कितनी हो, सब कुछ मैटर करता है। पर नहीं होगा तो ग्राउंड ड्यूटी तो मिल ही जाएगी ना, क्या ही दिक्कत है। अफसर बनो, उड़ना कोई ज़रूरी थोड़ा है। और कुछ यार, लेक्चरेट की ऐसी प्रिपरेशन दी ना कि फ़र्क ही नहीं पड़ा। 9 लोगों का बैच था मेरे, उन 9 में से सबने 2.5 मिनट में ख़त्म किया है। मेरा 2 मिनट 50 सेकेंड चला होगा। क्वाड पे आया था, उस पर लगभग 20 बार पहले कोचिंग में बोल चुका हूँगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, एकदम नॉर्मल था। न्यूज़पेपर पढ़ा है तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। और कुछ ऐसा नहीं होता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लिया तो बहुत नंबर मिल गए, रफ ले लिया तो नहीं मिले, इजी था तो नहीं मिले। माई फेवरेट पेट पे बोला था मेरा दोस्त, रिकमेंड हो गया। मैं कहा बे भाई यार क्या ही चल रहा है। हम क्वाड पे कि तुम फेवरेट पेट, वो उसके फेवरेट पेट का नाम कालू था। एंड लिटरली ही गेव लेक्चर फॉर 2 मिनट 30 सेकंड, गॉट रिकमेंडेड। तो एसएसबी की एक बहुत खासियत ये होती है कि कोई एक टेस्ट ना रिकमेंड कराएगा ना आउट कराएगा। ओवरऑल असेसमेंट है तो ओवरऑल ही मैटर करता है। खाली लेक्चरेट अच्छा हो गया, जब मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ मेरा लेक्चरेट अच्छा हुआ, बाकी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आके यही रो रहा था कि लेक्चरेट तो अच्छा हुआ था तो क्यों नहीं लिया। बाद में समझ में आया भाई उस पर थोड़े होता है यार, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, पता है ना, 10 होते हैं। मैं 3 किया था, चौथे पे बीच में था, फिर भी रिकमेंड हो गया। लोग 15 किए थे, बेचारे नहीं हुए, क्या करें। ओवरऑल असेसमेंट है ना, तो वो बहुत अच्छा कर लिए। नॉलेज तुम्हें कुछ नहीं है, जीडी में चुप्पे बैठे थे, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। ओवरऑल असेसमेंट होता है, इसीलिए अगर कोई टेस्ट ख़राब हो जाए तो वहीं पे अपना हार्ट लूज़ मत करो, अपने नेक्स्ट पे फोकस करो, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरे मन के साथ अगला टेस्ट दो, बाकी देते जाओ। एक साथ 2-3 भी ख़राब हो गए उन्हें भी छोड़ दो, अगला अच्छा करो, रिकमेंड हो जाओगे। हमारे में जो डीएसओ साहब थे, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, विंग कमांडर थॉमस सर थे, वो हर रोज़ मॉर्निंग में आते थे, कॉलअप होता था, तो वो उसमें रोज़ यही कहते थे कि पिछले दिन जो भी किया था अच्छा या बुरा, लीव इट। आज के दिन के टेस्ट अच्छे कर लोगे तब भी सेलेक्ट हो जाओगे। जिसने किया होगा, मैंने किया वो चीज़ तो अच्छा हुआ। मेरा सेकेंड डे ही जीटीओ कंप्लीट हो गया था, उसी में गिरे, उसी में चौथे पे लटक गए। अगर उसको सोच लेते
तो फिर उसके बाद इंटरव्यू गंदा होता, फिर उसके बाद बाकी सारे टेस्ट गंदे होते, तो फिर रिकमेंड थोड़े होते। तो जब चीज़ें वहाँ बताई जाएँ तो उनको अच्छे से सुनो, समझो। और बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ओवरऑल असेसमेंट है। सिर्फ जीटीओ ने रिकमेंड किया तो भी रिकमेंड नहीं होगे, खाली इंटरव्यू ने कर दिया तब भी नहीं होगे। तो हर चीज़ पे वर्क करो, अच्छा ही होगा। और रिटर्न से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। कुछ टॉपिक बहुत ही गंदे मिल जाते हैं, जैसे माय फेवरेट पेट, माय फेवरेट टीचर, माय फादर। उसमें भी अजीब अजीब बच्चे आते हैं। वो आया एक लड़का माय फादर पे था, वो कह रहा है एज यू ऑल नो माय फादर नेम। अरे भाई हमें कैसे पता होगा तुम्हारे पापा का नाम क्या होगा? अजीब ही अजीब लोग आते हैं, पर नॉर्मल टॉपिक होते हैं। सजेशन यही है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, टॉपिक अच्छा ही मिलेगा। और बोलोगे फैक्ट ऐड करोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं अंधी में फैक्ट मार रहे हो। जीटीओ सामने फ़ोन लेके बैठता है, चेक कर लेता है। हमसे तो पहले ही बोल दिया था कि डोंट कंसीडर मी फूल, मुझे पता है जो बोल रहे हो सही है कि गलत है, तो फैक्ट बेटा ध्यान से बोलना। बैठा चेक कर रहा था, किसी ने फैक्ट बोला ही नहीं था मेरे सिवा। मैंने बोला, उसका फ़ोन लगातार चल ही रहा था। चलाते रहो, खुश हो जाओगे। और कुछ टेक्निकल एंट्रीज से थोड़ा सा लक फैक्टर ज़्यादा काम करता है, तो रिटर्न क्वालिफाई करने की कोशिश करो। एनसीसी स्पेशल जैग ठीक है, रिकमेंडेशन बहुत कम है। और एफकैट एंट्री से अगर सिलेक्शन सेंटर चूज़ करने की बात आए तो गुवाहाटी का भी मत करना। ठीक है, वाराणसी, मोर प्रोबेबल देहरादून और गांधीनगर, रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है। गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी नहीं करनी। उसका भी डेटा अगर पढ़ें तो मेरे पास पढ़ा भी होगा। पूरे बैच में उन्होंने 7 रिकमेंड किए हैं। पूरा एफकैट 2022 चला गया, 18 बैच रिपोर्ट किए थे, जिसमें से 11 तो वॉश आउट मारे हैं। 11 वॉश आउट बहुत बड़ी बात है। और वही गांधीनगर देहरादून जाओगे, मोर देन 90 रिकमेंडेशन फ्रॉम 1 बोर्ड। मेरे खुद के बैच में 11 रिकमेंड थे अकेले के, और गुवाहाटी में ओवरऑल 7 हैं। तो गुवाहाटी अभी अवॉइड करने वाला है। इसका और भी ये है कि उसके बाद मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ रिकमेंड हुआ, फिर उसके बाद अभी उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 भी है। अब वो बंदा फिर गुवाहाटी गया सीडीएस एंट्री से और फिर स्क्रीन आउट होके चला आया। तो गुवाहाटी अवॉइड करो। बाकी एनडीए में तो चांस ही नहीं मिलता है, तो प्रे करो कि ना मिले। आर्मी में के सभी बोर्ड अच्छे हैं, कहीं भी जाओ बढ़िया बोर्ड है। नेवी में हम कभी अपीयर नहीं हुए तो पता है। और कुछ आप ये एसएसबी कैसे उतरते हो? ये अच्छा है, ये हो थोड़े दिनों पैरामीटर अच्छा बुरा सर बस इतना सही है कि गुवाहाटी में रिकमेंड कोई हो ही नहीं रहा है। जो रिकमेंड हो रहा है वो जाके स्क्रीन आउट हो रहा है, तो फिर वो अच्छा बुरा क्या ही बचा। बेसिकली आप डाटा मैन है ना, आप डेटा कहीं ना कहीं तो हेल्प करता ही है चीज़ों को एनालाइज करने में। What was the key difference between this interview and your Paras interview? What did you use? कोई डिफरेंस नहीं था। 2nd of November आई अपीयर्ड फॉर CDS SSB इन भोपाल, गॉट स्क्रीन्ड आउट। फिर 21 नवंबर अपीयर्ड इन गांधीनगर फॉर एफकैट एंट्री, गॉट रिकमेंडेड। तो 14 दिन में कोई चमत्कार नहीं हुआ था, मैं वही था जो उस दिन था। बस यही है, कहीं ना कहीं लक मैटर करता है। इट इज़ नॉट लक, कहीं ना कहीं मैटर करता है भाई। मीडिया मत बनो यार तोड़ मरोड़ के, इट इज़ लक। नहीं इट इज़ लक नहीं, कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग का प्रोसेस 60-40 पे होता है। 60% इज़ लक, 40% इज़ योर हार्ड वर्क। तो अगर स्क्रीन आउट हो रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि अब छोड़ दें क्या। अगर लगातार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो तो एक बार को हो सकता है कि कुछ इशू हो, पर अगर स्क्रीन आउट हो रहे हो तो मत करना। मेरे इंटरव्यू ने मेरे से पूछा था कि इन लास्ट 6 अटेम्प्ट यू हैव गॉट स्क्रीन आउट कंटिन्यूसली, दैट टू फ्रॉम रेस्पेक्टेड एंट्रीज ऑफ CDS एंड एफकैट। कोई टेक्निकल एंट्री नहीं दी है मैंने, CDS एफकैट 6 के 6 बार स्क्रीन आउट है। नहीं सिंपली यार अब आ ही क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कि नहीं लेना। तो मैं कहा सर अटेम्प्ट है तो इस बार रिकमेंड हो। मैं बोला था मेरे को लग रहा है सर कि जिस दिन स्क्रीन इन हुआ उसी अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाऊंगा, श्योर था मेरा। और जब स्क्रीनिंग हुआ रिजल्ट आया, उसने मेरा चेस्ट नंबर बोला, मेरी आंखों में आंसू थे। पर जब मैं रिकमेंड हुआ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो पता ही था कि होना है। स्क्रीनिंग बड़ी बात थी मेरे लिए। रिकमेंड हुआ, बस 30 सेकंड का फ्लैश आया कि इतना कुछ हुआ, 3-4 साल की जर्नी रही, बस उसके बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो यही है यार, स्क्रीनिंग नहीं हो रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है लक फैक्टर हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लक को छोड़ के फिर काम ही करना बंद कर दिया।
मैंने पहले स्क्रीन आउट हुए कम प्रैक्टिस करते थे, 2 नवंबर को स्क्रीन आउट होने के बाद मैं बहुत प्रैक्टिस करी है। मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन किया, फिर शाम को भी किया, घर पे भी मिरर के सामने खूब नरेशन दिया, क्योंकि नरेशन एक लौती चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है। जीडी तो फिर पता नहीं ग्रुप क्या ही मिल रहा है, वो भगवान ही जाने। पर नरेशन हाथ में है, मैं बहुत ही यार प्रैक्टिस करी उसकी। OIR भी अच्छा ही था मेरा, OIR के लिए भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी, सर ने बुक्स बताई थी वो पढ़ी, तो उससे अच्छा हो गया यार इस बार। और कोई? चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir, for this motivational speech. Today, Pathfinder is very blessed to have such a great morning that we are having great mentors with us for SSB and all. Now, I'd like to invite Major General Dr. Shashi Kant sir. Major General Dr. Shashi Kant sir is an alumni of St. Francis College, Lucknow. He joined National Defence Academy, Kharakwasla, Pune in June 1977 and passed from Indian Military Academy, Dehradun in June 1981. He was commissioned into Regiment of Artillery. He is also an Army aviator and a qualified flying instructor. He has almost 2,500 hours of solo flying on helicopters to his credit. During his tenure in Indian Army, he participated in Operation Meghdoot Siachen in year 1984, Operation Pavan Sri Lanka in year 1989, Operation Vijay Kargil in year 1999, Operation Parakaram Jammu and Kashmir in 2001, and in Operation Rakshak in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir in year 1995, 2001, 2009 and 2014. He commanded an artillery unit as colonel and artillery brigade as a brigadier in Kupwara sector of Jammu and Kashmir. He held various prestigious staff appointments at all levels and also was the MG Artillery in the Northern Command from 2016 to 2017. He was General Officer commanding sub-area at Allahabad and was a commandant service selection center before he retired in January 2019. So such an eminent personality we have today here at our Pathfinders. I would like to invite sir to just say some motivational word and tell these people how to prepare for the SSB and all. Please give a great round of applause. Good morning, friends. It's a proud privilege for me to be in front of you today, and that too on such an occasion where Aditya has been recommended, and that too is such a high rank. Let me tell you something about the Pathfinder. I mean, the difference which I found. The Pathfinder here, I mean, all the instructors are very dedicated, I must say. Especially the written results have been very good. And even the SSB results have been good as compared to the other academies which are here in the please which are here at Lucknow. Very practical points have been told by Aditya. I mean, do keep those things in mind. I mean, luck, like you were asking, somebody asked about luck. Luck of course plays. At times it may happen. I've seen number of batches just go wash out in the stage 2. Stage 1 में क्या होता है, 15 of you are sitting. At times it can always happen, there's a fish market. Once the GTO cautions you, please don't make a fish market, give your points one by one, but still there is a fish market. He gets annoyed and he throws out the entire batch, those 15 carry. So it's just your luck. If you happen to be there, naturally you didn't even get a chance to communicate and to be heard. Okay, so it can always happen. So those are the factors of luck. But as he said, I mean, don't depend on luck. If you are prepared well, you will be identified right from the beginning. Your narration is the main thing. Discussion, even if you have participated twice, thrice, it's okay. But from narration से जो है वो answer sheet में
the result sheets starts compiling the assessors, all the 3 assessors who are sitting in front of you, they start giving you marks recommended for stage 2 or not, yes or no, yes, no. बाकी डिस्कशन में हुआ, if somebody is no in the, let's say in the narration part, but he performs well in the discussion, naturally फिर वो gets converted into Y. And OIR of course helps you. If you are OIR 1, OIR 2, it will help you a lot in case 1 or 2 in fact assessors are not recommended you for stage 2. If you are OIR 1, you may get a chance. So ऐसा नहीं है कि OIR के marking नहीं है तो you should not practice. Please practice at your own level. Then physical, I mean he's lucky that he just got recommended with after doing just 3 obstacles. But generally it does not happen. That shows he has been very good in all the other tests. Okay, and as he rightly said, don't lose your heart. Even if you, I have seen there are students who come, they are very good in group discussion, but then they fizzle out by the time when the outdoor test come in your PGT, SGTs and all. They remain as a driftwood. Ideas ही नहीं आते हैं कैसे करना है. So ये नहीं है कि अच्छा मेरा ये अच्छा हो गया तो आगे भी अच्छा होगा. Please don't go with that idea also. But if you have not performed well in group discussion or 1 or 2 tests, it just doesn't matter, because there are so many other tests where you can do and perform well. Okay. So whatever is taught to you here, I'll just say, I mean, please follow those things, because at least from my part, I'll be telling you all the practical aspects as to what you should be actually doing there, what you could be asked. Rest is of course the luck factor which is always there. Okay, so I mean all the very best to you. It's a very proud occasion for the Pathfinder that you have made it to such a high rank. Please give him a big clap. And I'm quite sure once you join the Air Force, I mean you'll rise quite high there also, because your confidence and your determination is reflecting through your whatever you have spoken today. All the very best to you, and let's hope Pathfinder produces more of such candidates going through a higher merit, making into the higher merit for the defense services. Very well done. Thank you. Thank you so much, sir. And now I'd like to invite sir for felicitating Aditya.